खम ब्रम। इस वैदिक भाषा व्याकरण की वेद कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को मुख्य रूप से संयुक्त वर्णों पर चर्चा करनी है। संयुक्त वर्ण को लेकर कल प्रश्न भी आया था। संयुक्त वर्ण का आशय क्या है? जब दो वर्ण युक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं तो संयुक्त वर्ण कहते हैं। भाषा की दृष्टि से तो इसे एक वर्ण ही कहा जाएगा, ऐसा भी माने। भाषा में वह एक वर्ण है और एक वर्ण में अनेक अक्षर हो सकते हैं। अनेक अक्षर से आशय यहां पर केवल व्यंजन समझें, स्वर तो होगा ही, स्पष्ट होगा। जब एक वर्ण में एक से अधिक व्यंजन होते हैं तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में समझ लें। इसमें लिखा हो पुस्तक में या न लिखा हो, इसे इस प्रकार समझ लें कि जब किसी एक वर्ण में एक से अधिक व्यंजन हो तो उसे संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। ठीक, यहां तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत से शब्द हैं, बहुत से वर्ण हैं, संयुक्त हैं और सहज भाव से आप उनका उपयोग कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती। क्लास ले रहा हूं मैं। समस्या यहां आने लगी है लिपि की दृष्टि से। बहुत से ऐसे वर्ण को या संयुक्त वर्ण को, संयुक्त वर्ण अपने आप में अलग से कोई अवधारणा नहीं है। वर्ण की परिभाषा ही है कि उसमें एक स्वर होगा और व्यंजन एक या अधिक हो सकते हैं तो उसे वर्ण कहेंगे। यूं कहें कि यदि एक ही व्यंजन और एक स्वर है तो वो एक सामान्य वर्ण हुआ। यदि व्यंजन एक से अधिक है तो संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। तो संयुक्त वर्ण में समस्या इस प्रकार आती है कि जब उस संयुक्त वर्ण को इस प्रकार लिखा जाता है लिपि में कि वो देखने में एक सामान्य वर्ण जैसा प्रतीत हो। यदि आपको वर्णमाला की विधिवत जानकारी नहीं है तो उस वर्णमाला से अपरिचित व्यक्ति जब देखेगा तो उसे भी एक वर्ण ही मानेगा कि भाई ये भी किसी एक ध्वनि अक्षर का संकेत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्थिति में समस्या आ जाती है कि उसमें किन किन अक्षरों को माना जाए। जानने वाले तो जानते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल उन सामान्य लोगों को है जिनको इसकी विधिवत जानकारी नहीं मिल पाई है किसी कारण से। कह सकते हैं विद्यार्थी जीवन में ऐसे अध्यापक नहीं मिले, ऐसे गुरुजन नहीं मिले जिन्होंने इसको स्पष्ट करके बताया हो। कुछ भी ऐसा रहा तो उसकी जानकारी नहीं होती। जैसे का और ता, का अस्वर होगा, ता गुण होगा, तो का और ता मिलकर भी एक संयुक्त वर्ण बनेगा। मेरा जैसे आप व्यक्त लिखेंगे, पहन लो भैया, शक्ति लिखेंगे या शक्त लिखेंगे, रक्त लिखेंगे, अनुरक्त विरक्त लिखेंगे तो का और ता मिले होंगे। वर्तमान समय में तो सामान्यता का को कुछ आधा करके कह सकते हैं, बोलचाल में इसे हम आधा का कह सकते हैं। आधा का और पूरा ता स्पष्ट लिखा जाता है तो उसे पढ़ने समझने में कोई समस्या नहीं है। पहले के उच्चारणों में उसको कुछ इस प्रकार से मिलाकर लिखा जा रहा है, उसमें कहाँ का है कहाँ ता है, ये समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। जिनको उस जटिल लिपि का अभ्यास है वे जानते हैं। ऐसा कहें कि प्राचीन लिपियों में इन संयुक्त वर्णों को
अलग चिन्ह से व्यक्त किया जाता रहा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कुल चिन्हों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है इस प्रकार हमारी लिपि में। इसे हम भारतीय लिपि या देवनागरी लिपि का एक दोष कह सकते हैं, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। ये संयुक्त वर्ण जो हैं वो एक प्रकार का दोष है, जटिलता उत्पन्न करता है। यदि सभी अक्षरों को पृथक लिखा जाता तो सुविधा होती, और अब ऐसा किया भी जा रहा है। जैसे जो हमने पहला संयुक्त वर्ण आपको बताया अभी, का और ता, तो जो परंपरागत प्रकाशन है, जैसे हमने कहा था गीता प्रेस गोरखपुर में, अच्छी बात ये है कि अनुस्वार आदि के स्थान पर वो पंचम वर्णों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक एक मानक अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनका संपादन आदि, शब्दों का चयन, शब्दों का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, परंतु कह सकते हैं एक रूढ़िवादी होने के कारण ये उनका दोष भी है कि वो संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं। जो परंपरागत हैं उसमें कौन कौन से वर्ण हैं ये खोजना कठिन हो जाता है। पुस्तक का नाम तक उनका आप देखें तो उनकी बहुप्रचारित पुस्तकें हैं। श्वेता, आवाज जा रही है। वे लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसको पढ़ना कठिन हो जाता है। हमने अपने सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक में उदाहरण के रूप में लिखा भी। श्रीमद् भगवत गीता जिस प्रकार वो लिखते हैं, श्रीमद् रामचरितमानस वो जिस प्रकार से लिखते हैं, तो आज के विद्यार्थी के लिए वो दुर्बोध है, वे समझ नहीं पाता। वो श्रीमद् भगवत गीता में वो गीता नहीं खोज पाता कि इसमें गीता कहाँ लिखा है। श्रीमद् रामचरितमानस जिस प्रकार वो लिख देते हैं उसमें राम कहाँ है, आज के विद्यार्थी के लिए खोजना कठिन हो जाता है। अब जो जानते हैं उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये समस्या है। तो इस संदर्भ में हमारा निवेदन तो यही है कि यथासंभव सभी अक्षरों को पृथक स्पष्ट लिखा जाए। संयुक्त वर्ण जो मिलाकर लिखने की परंपरा है, ये क्रमशः धीरे धीरे घट रही है, समाप्त हो रही है। तो इसे और तेजी से समाप्त कर दिया जाए, समाप्त होने की गति को बढ़ा दिया जाए। हमें प्रसन्नता है कि जो औपचारिक शिक्षा है केंद्रीय शिक्षा परिषद की, उसकी पुस्तकों में भी ये वर्ण अलग अलग लिखे जाने लगे हैं, अक्षर अलग अलग लिखे जाने लगे हैं। संयुक्त वर्णों का प्रयोग बहुत सीमित अत्यल्प हो गया है, ये अच्छा प्रयोग है, हम इसकी प्रशंसा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि ये ठीक हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ठीक ना लगे, तो आपको अलग मत रखने का अधिकार है। हमने अपना पक्ष रखा कि मेरे विचार से ये अलग लिखना ठीक है। तो इसे कहा का और ता मिलाकर लिखते हैं, तो का और ता अलग लिखा जाए। अब इसी प्रकार से या भी जो ठिया इसमें लिखा हुआ है ना, ठा के साथ जो या है इस कथा के नीचे यदि आप देखें, पुस्तक हो किसी के पास, तो इसमें या का स्वरूप बिगड़ गया है या परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, का वर्ग को जब देखें, का और ता आपने जोड़ा देखा, उसके पश्चात जो वर्ण लिखा है उसके दाहिने, तो आप देखेंगे का और शा जुड़ा है। का तो स्पर्श व्यंजन का प्रथम है ही, और उसके साथ मूर्धन्य शा है। संभवतः इसी संयुक्ताक्षर के विषय में कल प्रश्न किया था ईसा पुत्र जी ने। तो ये का हलंत शा मिला देंगे तो ये कशा शब्द वर्ण बनेगा, संयुक्त अक्षर बनेगा। इसे कक्षा, रक्षा, तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं, का और शा है। अब जिनको ये जानकारी नहीं है कि इसमें का और शा जुड़ा हुआ है, तो वो छा या कोई और वर्ण बोल सकते हैं, जानकारी न होने के कारण शुद्ध उच्चारण हो जाता है।
कक्षा अलग शब्द है जिसमें आधा चा और छा है, वो एक वस्त्र है पहना जाता है कच्छा, उसमें चा और छा है। ये कक्षा है जो ग्रहों का परिभ्रमण पथ भी है, और ये हमारे पठन पाठन की कक्षा भी है। इसी प्रकार से रक्षा रक्षक भी होते हैं। तो ये का और शा है, ये हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अगला और संयुक्त वर्ण है जो बहुत अधिक प्रचलन में है, उनकी चर्चा विशेष रूप से कर दी गई है। वैसे तो संयुक्त वर्ण लगभग अनंत हैं। प्रसंगवश ध्यान आ गया तो बता दें, जो प्राचीन लिपियों को पढ़ने में समस्या हो रही है उसका एक कारण यह भी है। सिंधु घाटी की लिपि को हम नहीं पढ़ सके, वर्णमाला में तो वर्ण इतने ही हैं जितने देवनागरी में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब वहां जितने संयुक्त वर्ण इस तरह के होंगे, सबके लिए ऐसे मिले जुले अलग चिन्ह हैं। अब उनमें उन संयुक्त वर्णों को पहचानना बहुत कठिन हो रहा है, और यह पहचानना भी कठिन है कौन सा संयुक्त वर्ण है और कौन सा एकल वर्ण है जिसमें एक ही अक्षर है। तो इसलिए उसको समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। वो प्राचीनतम है, उसमें संयुक्त वर्ण बहुत अधिक हैं, संभवतः 100 से अधिक हैं संयुक्त वर्ण उसमें। तो इसलिए भी उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। ब्राह्मी लिपि में उतने अधिक नहीं है, किसी प्रकार उसे पढ़ लिया गया। तो यूं कहें कि सिंधु घाटी लिपि से देवनागरी के वर्तमान स्वरूप तक संयुक्त वर्णों की संख्या धीरे धीरे घटती गई। अब थोड़े से शेष हैं, उन्हें भी समाप्त करना है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये कक्षा के बाद अगला संयुक्त वर्ण है, इसमें ज्या, जा हलंत या, जा और या जुड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान, अब जानकारी न होने से अधिकांश लोग इसको ज्ञान बोलते हैं। जैसे यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ है, यज्ञ धातु से यज्ञ बनेगा, यज्ञ नहीं होगा। ये उच्चारण का अभ्रंश कह लें या जानकारी न होने के कारण अशुद्ध उच्चारण कह लें। जो यज्ञ या ज्ञान बोलते हैं, ज्ञा है धातु, जिससे जानना बनता है, उससे ज्ञान बनेगा। देखिए, जो जा धातु है उसका रूप भी बनता है तो जानाति होता है। जा स्पष्ट है, गा तो कहीं नहीं है जो ज्ञान कह दे कोई, तो ज्ञान नहीं हो सकता, वो ज्ञान है। क्योंकि उसका देखिए धातु रूप सीधे सरलता से जानाति बन रहा है। गा का कहीं दूर दूर तक किसी रूप में कहीं कोई उपयोग नहीं है। जा है तो जानाति बन रहा है, तो इसको हम जाने। तो जो अभी भी बहुत प्रचलित हैं, जैसे कता भी कहीं कहीं मिल जाता है, बहुत मिल जाता है, फिर भी कहीं का और ता पृथक लिखने की परंपरा भी बनी है, अच्छी बात है। लेकिन ये का सा जो है, कक्षा रक्षा, ये तो संयुक्त ही लिखा जा रहा है। इसको अलग करने का प्रयास अभी बहुत अल्प दिखता है। हमने बहुत प्रयास किया था तो लोगों ने कहा यह व्यवहारिक हो जाएगा। उसी प्रकार से ज्या भी है, अगर इसको जा हलंत यहाँ स्पष्ट लिखा जाए तो अच्छा है, परंतु लोगों के प्रचलन में नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा रुकना पड़ रहा है। आप लोग प्रयास करें, हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार में इनको अलग लिखने का प्रयास करें। हम ज्ञान को स्पष्ट रूप से ज्ञान लिखे, जा हलंत यहाँ लिखें। हाँ, एक बात और बता दें आपको, ये सरल संस्कृत व्याकरण की पुस्तक और ये वाला पृष्ठ विशेष रूप से पृष्ठ 26 कंप्यूटर पर टाइप सीखने में लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे यहाँ सीखने में बच्चों ने परिचय होगा, हाँ भाई वो कहाँ है पुस्तक लाओ, वो व्याकरण वाली पुस्तक कहाँ है, क्योंकि इससे देखकर उनको सीखने में सुविधा होती है। अब आप कहेंगे साहब इस व्याकरण की पुस्तक का कंप्यूटर टाइप सीखने से क्या संबंध है? तो सबसे बड़ा संबंध यही है कि उसी क्रम से कंप्यूटर में भी अक्षर हैं, वहां पर सही दिए गए हैं, तो उस क्रम से सीखने में सुविधा होती है। बहुत सरलता से लोग सीख जाते हैं जब इस पुस्तक को सामने रखकर सीखते हैं। तो 2-2 घंटे में पूरा सीख गए, पूरी वर्णमाला करना बिना देखे। अब संयुक्त अक्षरों की समस्या बहुत आती है, भाई कहाँ है ये, कैसे करें? तो कुछ ना करें, आपको ज्या लिखना है तो आपको जा लिखना आपने सीख लिया है, जा लिखा, उसके बाद उस पर हलंत लगाया
और या दबा दिया, वो अपने आप ज्या बन जाएगा। सारे संयुक्त अक्षर ऐसे ही बिल्कुल ठीक बन जाते हैं। तो उससे इसका बड़ा उपयोग रहा, बड़ा अच्छा रहा सीखने में। तो कह सकते हैं प्रसन्नता की बात है कंप्यूटर पे जिन्होंने भी ये बनाई वर्णमाला, उनको संयुक्ताक्षरों की सही जानकारी थी और सही वर्ण का उपयोग करके वहां बन जा रहा है, ये अच्छी बात है। उसके पश्चात इसमें दिए हमने कहा ट वर्ग में ठा में या जुड़ा, तो या का स्वरूप कैसा हो गया आप देखिए, अभी हमने आपको बताया। ठा में वा जुड़ा, ठा के नीचे वा किस रूप में आ गया। तो अगर इसको हम ठा हलंत या स्पष्ट लिखें, ठा हलंत वा स्पष्ट लिखें, तो सुविधा होगी। लिखा भी जा रहा है, बहुत से लोग लिख रहे हैं और लिखना भी चाहिए। इसी प्रकार से त्रा है, त्रा का उच्चारण तो स्पष्ट है, इसके उच्चारण में तो कोई भ्रम नहीं हुआ, परंतु इसको भी यदि कोई चाहे ता और रा स्पष्ट लिखे तो ठीक है। हमने इस सूची में अलग अलग कैसे लिखा जाए, का ता का सा जा या, इसको भी कोष्ठ में लिख दिया। जैसे संयुक्त अक्षर प्रचलित है वो भी लिखा है, कौन कौन सा अक्षर जुड़कर मिलता है, का प्लस ता, उस प्रकार से भी लिखा है। और अलग अलग करके एक वर्ण के रूप में कैसे लिखें वह भी कोष्ठक में लिखा है। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये सरल संस्कृत व्याकरण का पृष्ठ 26 है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया संयुक्त वर्ण ये कैसे कैसे बन रहे हैं। अब जैसे दा और गा, दा हलंत गा, दा तो हलंत है अर्थात यह स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, गा स्वर सहित है। अब दा के नीचे गा जिस तरह लगा हुआ है, आप देखेंगे सामान्यता आपका परिचय नहीं होगा, यदि आपको बताया ना जाए तो नई पीढ़ी के विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। वो भगवत गीता इसी प्रकार के दा के नीचे गा लगाकर लिखते हैं, उस पर ई की मात्रा लगा दी तो वो समझने में असुविधा हो रही है। लिखना तो दूर की बात है, लिखा हुआ मिल जा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, ये बात सही है। तो उसको दा हलंत गा स्पष्ट लिखा जाए, वैसे दा के नीचे भा भी लगा देते हैं, है ना। उद्भव आदि लिखना होगा तो उद्भव में दा के नीचे भा लगा दिया, इसमें जैसे दिखाया गया है तो उस तरह से भी दिखाया गया है। और दा हलंत भा स्पष्ट लिखा जाए तो अधिक उत्तम होगा, वो भी बताया गया है। एक और शब्द ये संयुक्ताक्षर बहुत प्रचलित है, दा और मां, दा के नीचे मां लगा हुआ है। देखिए बहुत से लोग इस रूप से प्रचलित नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते ये क्या लिखा है, दा और मां। तो दा हलंत मां लिखे ठीक है, अब ऐसा लिखा मिल ही जाए तो ये पुस्तक आपको सहयोग कर सकती है। यदि किसी परंपरागत प्रकाशन में आपको लिखा हुआ मिले या कोई आपके वयोवृद्ध सज्जन आपके परिवार के दादाजी आदि अपने अभ्यास से ऐसा लिख दें तो आप उसे पढ़ सकें। तो संयुक्त रूप से कैसे लिखते हैं वो भी लिखा है, कौन कौन से वर्ण है वो भी लिखा है, और हलंत लगाकर कैसे स्पष्ट लिख सकते हैं ये भी लिखा है। इसके पश्चात वर्ण है द्या, ये बहुत प्रचलित है और फिर भी हमारे साथी उसका उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं, ये हमें दुख है। हमारे बहुत से अच्छे साथी हैं, आप लोग इसमें कुछ लोग ये भूल कर रहे हैं। द्या है बहुत प्रचलित शब्द है, विद्या, विद्या में वी तो हो गया, दा और या है। विद्या में बहुत से लोग धा पढ़ देते हैं, अब इतनी भी जानकारी नहीं, विद्या में धा पढ़ देते हैं, विद्या को विधा पढ़ देते हैं। विधा होता तो धा स्पष्ट लिखा होता, विधा तो नहीं होता। विद्या है दा हलंत या, विद्या, ये स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए। वैसे हमारा विचार तो ये है कि दा हलंत या स्पष्ट लिखा जाए, परंतु वो प्रचलन में इतना नहीं है कि लोगों को वही लगेगा ये कौन सा नया शब्द है, तो वो भी आवश्यक है। तो प्रयास यही करें धीरे धीरे, एक तो द्या जैसा लिखा जा रहा है उसको समझें कि ये दा हलंत या है, विद्या है, विद्या ही पढ़ें, विधा ना पढ़ें या कोई और अशुद्ध उच्चारण ना करें।
और लिखे तो ये प्रयास कर सकते हैं कि दा हलंत या लिखें, जैसा इसमें कोष्टक में दर्शाया गया है। इसी प्रकार से श्रा है, श्रा से श्री बनता है, श्री श्रीमान आदि। इसका भी उच्चारण तो सामान्यता आप ठीक कर रहे हैं, बस इतना जान ले कि इसमें तालव्य शा और रा होता है, तो कह सकते हैं शब्दकोश में खोजने में सुविधा होगी। अब ये भी है कि अब आपको इसके अगर संयुक्ताक्षरों की जानकारी नहीं है तो आप शब्दकोश में जानी शब्द खोज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो जा में है। अब आप जानते ही नहीं है, ज्ञान में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। और ये अलग से सोचेंगे कोई अक्षर होगा तो वर्णमाला के अंत में आएगा तो भी नहीं मिलेगा, कि शब्दकोश में तो जान शब्द जा से ही मिलेगा। तो इसलिए संयुक्त अक्षरों की जानकारी इस दृष्टि भी आवश्यक है। श्रा है तो ये शा के क्रम में ही आपको मिलेगा ना। अब देखिए श्रा है तालव्य शा रा, उसके पश्चात दिया है दंत सा रा श्रा। ये स्रोत जैसे आप लिखते हैं तो स्रोत में ये श्रा है, दंत सा और रा। अब इसमें भी सा और रा अलग लिख सकते हैं, लिखें तो अच्छी बात है, परंतु प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसमें संयुक्त अक्षर आपको संयुक्त वर्ण लिखना पड़ रहा है, पढ़ना भी आना चाहिए। इसी प्रकार से हा में हा हलंत होगा, उसके पश्चात ना आएगा, तो हा के नीचे ना जिस प्रकार से लगता है तो ये भी समझना कठिन हो जाता है। जैसे पूर्वान अपरान, तो ये प्रचलित शब्द है, आप लोग जानते हैं, तो यह सही तरीके से लिखा हो पूर्वान अपरान, तो हा के नीचे ना है तो उसे खोजना कठिन होगा। तो हा हलंत ना लिखें, हा आधा करके ना पूरा लिखें, जैसा होना चाहिए, तो ये ज्यादा ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से लिखते भी हैं, बहुत से शब्दों को हम अलग करके लिख रहे हैं और वो होना भी चाहिए। हा में ना लिखा है या हा में मां जुड़ा है, अगला है मां, ब्रह्म जैसे शब्द है, तो ब्रह धातु है उसमें मां जुड़ा तो ब्रह्म शब्द बना। अब हा में मां है तो इसको भी हम लोग हा और मां अलग स्पष्ट लिखें तो अच्छा होगा। ये सभी रूप इसमें दर्शाए गए हैं, है ना। तो ब्रह्म को सही उच्चारण कर सकेंगे, अन्यथा लोग सही उच्चारण ही नहीं कर पाते, कैसे इसको लिखें और कैसे पढ़ें। उसके पश्चात इसमें दिया है या, हा और या। अब हा के साथ या जुड़ा है तो हा तो कुछ समझ में आ रहा है, या कैसे है, हो सकता है नई पीढ़ी के बच्चे न समझ पाए, बहुत कठिनाई होती है उनको, ये ठीक बात है। अब उसके पश्चात हा में रा जुड़ेगा, रा। अब देखिए ऊपर देखिए हा में ना लिखा है, जुड़ा है ना, पूर्वान अपरान जैसे बना। अब रा हा के में रा जुड़ा, रा एक नन्ही सी रेखा आ गई और ना, अभी ना और रा के बीच अंतर कर पाना बहुत कठिन होगा। छपा हुआ आपको मिलेगा, अब ये हा में ना लगा है या रा लगा है, तो अच्छा हो हा ना हा रा जो भी है अलग से लिखा जाए, जैसा भी जो भी है तो आपको समझ में सही से आ जाए। उसके पश्चात हा में ला जुड़ा हुआ है, जैसे प्रहलाद आह्लाद आदि शब्द आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हा के नीचे ला लगाकर, तो वो भी उचित है कि हा और ला स्पष्ट अलग लिखा जाए, हा आधा करके ला लिख दें या हा में हलंत लगाकर ला लिख दें। ऐसे वाह है, आह्वान जैसे लिखते हैं, ये प्रचलित शब्द है आह्वान आपका, तो अब हा के नीचे वाह लगाते हैं, तो अगर इसको चूंकि बहुत प्रचलित है तो बहुत लोग समझ भी जाते हैं, फिर भी कुछ को कठिनाई हो सकती है। हा वाह को अलग लिखा जाए तो अधिक उपयुक्त है। तो संयुक्त वर्ण वर्तनी का मुख्य विषय हमारा यही था कि संयुक्त वर्ण अपने आप में कुछ नहीं है तो ये वही कि कौन कौन से वर्ण हैं लिपि में, उसको इस तरह मिलाकर जटिल रूप में जो व्यक्त किया जा रहा है, उससे लोगों को पढ़ने समझने उच्चारण करने में सुविधा हो रही है। तो उचित यही होगा कि उसको अलग अलग यथावत लिखा जाए, तभी ठीक होगा। अब उसके पश्चात जैसे ध्यातव्य में इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। सभी प्रकरण में जो भी हम एक विषय उठाएंगे, अध्याय देंगे इस पुस्तक में, तो अंत में उसकी मुख्य बातें ध्यातव्य के रूप में हमने प्रस्तुत कर दी हैं। तो इस ध्यातव्य को आप पढ़ लें और उसके पश्चात यदि कहीं कुछ उसको समझने में असुविधा हो तो पूछ ले।
अब इसको हम पढ़ रहे हैं, या ये भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो ध्यातव्य को आप लोग पढ़ दिया करें, जैसे उसमें पहले मंत्र व्याख्या आदि आप लोग पढ़ते रहे हैं। अब समय के अभाव में वो संभवतः पढ़ने का क्रम नहीं रखा गया है, सीधे हम व्याख्या कर दे रहे हैं। तो ध्यातव्य आदि को आप लोग चाहें तो पढ़ने का क्रम बना लें, या सभी लोग इसको पुस्तक में पढ़ लें और कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। अब इसको पूरा का पूरा हम पढ़ के बताएं, ये मुझे नहीं लगता है इतना उचित है। तो उसमें बातें बहुत सी स्पष्ट कर दी गई हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के इस प्रकरण को यहाँ पर विराम दिया जाए। आगे आप लोगों को कुछ भी कहना है। गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, ये चिन्ह और जैसे चिन्ह लिखते हैं, चुनाव चिन्ह, कुछ जगह चा के बाद आधा ना हा लिखते हैं, कुछ जगह हा आधा हा करके ना लिखते हैं। तो इसमें तो दोनों में से शुद्ध कौन सा है? चिन्ह है, हा पहले है, ना उसके पश्चात है। तो अलग अलग लिखेंगे तो पहले हा आधा, फिर ना लिखेंगे, या फिर हा के नीचे ना लगाकर संयुक्त अक्षर लिखेंगे, जैसा अभी हमने बताया आपको। चिन्ह वही तो बताया था, ठीक। जी, और किसी को कुछ कहना है? आचार्य जी, एक शब्द आता है गहरे, गहवरे, वो उसमें आधा हा आता, पर उसको उच्चारण करते नहीं बनता अच्छे से। क्या आप एक बार उच्चारण बताएंगे इसका? गहवर हा है, वाह है, स्पष्ट बोलिए ना, कोई समस्या नहीं है। गहवर या गहवरे, अगर यदि मात्रा लगाई हुई है, एक ही मात्रा है, गहवरे कह सकते हैं। गहवर शब्द हुआ, गह ही था। वहां पर हा हलंत वाला होगा वहां? हा हलंत है, वाह स्वर सहित है, पूरा है कह सकते हैं। तो यदि हम उसको अलग अलग बोलेंगे गहवर, तो वो तो पूरा हा स्वर वाला हो जाएगा हा, फिर उसको आधा हा कैसे बोले? हाँ, अब ये बोलने के अभ्यास पर है। जैसे आपने पूछा तो थोड़ा और स्पष्ट करके बताना पड़ा, तो स्वाभाविक स्वर आ गया। गहव यूं कहें, जैसे आह्वान कह देते हैं, गहव, समझ में आया? गहव बोलने का प्रयास करें, उसके बाद रे है तो रे बोल दें, गहव रे। तो बहुत से ऐसे जटिल शब्द हैं जो हमारे लोक व्यवहार में बहुत प्रचलन में नहीं है। तो हमने कहा ना, सहज भाव से हम भी वैसे ही बोल जाते हैं जैसे आप लोग बोलते हैं, लेकिन जब प्रयास करेंगे तो सही शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं हम भी और आप भी। ओम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ गुरुजी, मैं ये कह रहा था, अभी तक अपन को चिन्ह पढ़ते थे, तो चिन्ह नहीं है, वो ची के बाद हा है। अपन ची के बाद ना पढ़ा करते थे, अभी तक तो बहुत गलत पढ़ रहे थे। आपकी दया से, आपकी कक्षा में जुड़ने से तो बहुत बहुत बातों की जानकारी हो रही है। तो इसको पुनः मैं जानना चाहता हूँ गुरु, ची के बाद आधा ना पढ़े कि हा पढ़े? अभी आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया, पहले हा है फिर ना है। जी गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत बढ़िया प्रणाम। हम यहाँ गुरु शिष्य दोनों जुड़े हैं, मेरी शिष्य भी जुड़ी है, मैं भी जुड़ा हूँ। बहुत बहुत सुंदर गुरुजी, प्रणाम आपको। जी, इसमें यूं समझ लीजिए, एक हम आपको नियम बता देते हैं। जो भारतीय वर्णमाला है, सिंधु घाटी से लेकर के और देवनागरी तक, मैं दावे से कह रहा हूं, यह लिपि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है। एक नियम ये समझिए आप। कुछ अपवाद हैं, जैसे मात्राएं, एक ही मात्रा ऊपर लगी है तो भी बाद में ही पढ़ी जाएगी, स्वाभाविक है ना। मात्राएं जो लग रही हैं वो तो इतनी सारी मात्राएं हैं, तो किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को दाहिने, किसी को बाएं, कैसे भी उसको स्पष्ट रखा गया कि मात्रा समझ में आ जाए। तो जो मात्राओं का उच्चारण है वो तो व्यंजन के पश्चात होगा,
शेष जो व्यंजन हैं, तो व्यंजनों का क्रम है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। ठीक, देखिए इसको इस उदाहरण से समझिए। इसे आप कहेंगे कर्म, कर्म में का के पश्चात रा बोल रहे हैं, तो रा ऊपर है, उसके नीचे माँ है, तो पहले रा पढ़ा फिर माँ पढ़ा, क्योंकि रा ऊपर है माँ नीचे है, तो रा पहले पढ़ेंगे माँ बाद में पढ़ेंगे ऊपर से नीचे। बाएं से दाएं तो पढ़ा, पहले बाएं का था तो का पढ़ा, उसके पश्चात आपने देखा कि रा भी है और माँ भी है, तो रा ऊपर है माँ नीचे है, तो रा पहले पढ़ा और माँ बाद में पढ़ा। इसी तरह से जब क्रम पढ़ते हैं आप, क्रम, तो क्रम में देखिएगा का ऊपर है और नीचे रा लगा है, तो पहले का पढ़ेंगे फिर रा पढ़ेंगे, तब क्या होगा? क्रम। तो कर्म और क्रम, इस उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ऐसे सभी है, जैसे आह्वान है, ब्राह्मण है, चिन्ह है, तो आप ये देखें जो ऊपर है वो पहले पढ़ा जाएगा, जो नीचे है वो बाद में पढ़ा जाएगा। ये नियम सब लोग बिल्कुल मन में बैठा लें। समझ में आई बात? जी गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, जैसे जिया में जा या और उसमें आ भी है क्या साथ में? 3 अक्षरों को मिलके जिया बनता है ना, क्या 2 अक्षरों से मिलके बनता है? देखिए ये तो सभी वर्णों के विषय में है, ये आप जान लें। वर्ण हमने बताया ना, वर्ण में स्वर होना तो अनिवार्य है। ये जो समस्या है व्यंजनों की वो हम आपको बता रहे हैं, तो स्वर तो कोई ना कोई होगा ही, इनका उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, वो चाहे ज्या हो। अब ज्या में ये है कि जो ये उदाहरण के लिए बताए गए हैं उसमें लघु स्वर आ ले लिया गया है। जब आप बोलेंगे ज्ञान तो उसमें दीर्घ आ है। जे जानने योग्य उसमें ए स्वर है ना। विद्या में जैसे द्या तो आ दीर्घ आ स्वर है। तो जो भी आप बोलेंगे तो उसमें स्वर तो कोई ना कोई होगा ही। तो वो स्वर की मात्रा आपको स्पष्ट दिखती है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। समस्या केवल व्यंजनों के जोड़ने की थी, इसलिए उस विषय में आपको बताया। ओम। जी स्वामी। गुरु जी, बहुत से लोग इसमें या का उच्चारण भी करते हैं, वह भी अशुद्ध है क्या? इसमें जैसे जय है तो इसमें जय बोलते हैं लोग, ज्ञान ऐसे करके। नहीं, इसमें या नहीं है क्या वास्तव में? इसको बेटा समझो। चा छा जा झाया, अब ये जो पंचमाक्षर है चा वर्ग का बहुत व्यवहार में बोलचाल में प्रचलित तो है नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। जो हम प्रचलन में है बहुत अधिक, उसका उच्चारण तो सामान्यतः सभी लोग ठीक कर रहे हैं। और जो वर्ण बहुत प्रचलन में नहीं है किसी भी कारण से, जैसे हमने कहा पंचमाक्षर के साथ ये समस्या है, जो अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है, ना और माँ के अतिरिक्त सारे पंचमाक्षर तीनों लुप्त से हो गए हैं। तो केवल पंचमाक्षर में 2 ही जानते हैं, ना और माँ, क्योंकि उनकी रोमन वर्णमाला में 2 ही हैं। क्या करें? तो इस कारण से इस ज्ञा का उच्चारण लगभग हो गया है। सहज भाव से हो सकता है मैं भी ना कर पाऊं। तो इसको आपको ये समझना है कि जा और या है पंचमाक्षर, तो ज्ञान हो गया। अब उसके साथ अलग से या जोड़ने का तो कोई औचित्य नहीं है। अगर या जोड़ रहे हैं तो ये समझ लो या क्यों जोड़ रहे हैं, या ही क्यों जोड़ रहे हैं, कोई और अक्षर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। क्योंकि चवर्ग जो है ये तालव्य है, इसका उच्चारण तालु से होता है। या का उच्चारण भी तालु से होता है, वो अंतस्थ है। या पंचमाक्षर है, इसका उच्चारण भी तालु से होगा, चवर्ग का पंचमाक्षर है। तो वो या का उच्चारण सही न कर पाने के कारण या स्वर के रूप में नहीं बोल पा रहे हैं। तो जिह्वा हल्का सा भी, थोड़ा सा भी यदि ईसत स्पर्श कर जाएगी तो उस
पंचमाक्षर ज्ञा के स्थान पर अंतस्या का उच्चारण हो जाएगा। यह असावधानी बस हो रहा है अभ्यास न होने के कारण। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। अब इतना ध्वनि विज्ञान समझेंगे आप लोगों ने फिजिक्स में, भौतिकी में भी फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान पढ़ा होगा, तब ये बात समझ में संभवतः आए। ये स्वर तंत्री जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमको दी है, उसके इस विधान के साथ आपको समझना पड़ेगा। ये उच्चारण स्थान के कारण, अभ्यास न होने के कारण जरा सी चूक से ये अशुद्ध उच्चारण हो रहा है। ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो अब इस प्रकरण को विराम दिया जाए।